हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम है सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिटी या एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म भी इसको बोल सकते हैं, उग्र राष्ट्रीयता का काल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो 1906 से 1919 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 1885 से 1905 तक के बीच का काल, यानी कि जो 1885 से 1905 तक, जो बेसिकली मॉडरेट नेशनलिटी के नाम से जाना जाता है। आई होप सो वो भी आपको क्लियर आउट हुआ होगा। और चीज़ें धीरे धीरे देखिए समझ में आती जाती हैं। स्टार्टिंग में जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो एकदम से आपको लगता है कि पता नहीं यार ये तो क्या चीज़ है, पता नहीं पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को, तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। और फिर वो इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है कि वो आपका एक तरीके से फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार जब लेक्चर्स लेते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि यार ये सब्जेक्ट्स तो ले लिया फ्लो फ्लो में, दिखाने के लिए, बताने के लिए, है ना। क्योंकि मेरे फ्रेंड भी ले रहे थे, मैंने भी ले लिया। अभी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। अब इसमें आप कोई भी अगर सब्जेक्ट की बात करें, अगर उसको चेंज भी करोगे, कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो भी वही प्रॉब्लम सेम आने वाली है। तो अब भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय देना है, पेशेंस रखना है, और कंटिन्यू जो टॉपिक हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो अटेंड करने और पढ़ते रहना है, ठीक है। एक लेवल ऐसा आएगा जब आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअल में यार बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही मतलब फेवरेट है। फेवरेट बता सकते हो आप बाद में, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, फटाफट से भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि 80% ऐसे बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए लेकिन अटेंड करते हैं, ठीक है। यार पसंद है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी अपडेट है, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, है ना। भाई यूट्यूब तो आप 24 घंटे नहीं चलाते हो, लेकिन लेक्चर ऐसे इसको पता कैसे लगेगा। अगर आपने 2 दिन तक यूट्यूब नहीं खोली तो आपको पता नहीं लगेगा। तो नोट जो सब्सक्राइब होता है, जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो उससे आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं। फिर आप जब आपका मन करे तब आप यूट्यूब ऑन करो और लेक्चर्स अटेंड करो। तो अब जो है अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं, जो कि एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिटी की बात करेंगे हम। तो ये कैसे स्टार्ट होती है, कैसे इसने मॉडरेट को रिप्लेस किया, क्योंकि मॉडरेट तो आप पहले पढ़ चुके हो, जिसमें प्रॉपर रूप से, अच्छा मैं नहीं बताऊंगी, आपने अटेंड किया ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि जो मॉडरेट नेशनलिटी है उसकी खास बात क्या है, उसको मॉडरेट नेशनल जो नेशनलिटी है बेसिकली वो क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना, इस लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने फिर से उसके बारे में बताया, तो आई होप सो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको बता पाओगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। जो भी दिक्कत परेशानी है तो उसके बारे में भी फटाफट से बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है कमेंट सेक्शन, आप लोगों के लिए। आप उसको यूज़ तो किया करो, ठीक है। अपनी समस्याओं के आधार पर, आप कहाँ से अटेंड कर रहे हैं उसके आधार पर, आप कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उसके आधार पर, है ना, कैसा लगा लेक्चर्स उसके आधार पर भाई यूज़ किया करो। तो फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर कहोगे कि मैडम इतना लंबा लेक्चर्स खींच दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके मूवमेंट से रिलेटेड, भाई कैसे, मतलब ऐसी क्या बात हुई कि इसको, इस विचारधारा को अपनाना पड़ा, है ना। तो वो तो अपना चुपचाप चल ही रहा था मॉडरेट, ऐसी क्या बात हुई। तो मिलिटेंट नेशनल मूवमेंट भी इसको बोल सकते हैं, बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप। आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर 20 years, Congress had worked as a liberal organization, but result of liberal nationalism were not satisfied for Indians. तो अपनी स्थापना के बाद में जो प्रथम 20 वर्षों तक कांग्रेस के जो काम थे, जो भी था, वो एक उदारवादी संस्था के रूप में उन्होंने कार्य किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 20 सालों तक वो मॉडरेट एक्सट्रीम जो मॉडरेट नेशनलिटी है उसको फॉलो करते रहे। लेकिन बट द रिजल्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म वर नॉट सेटिस्फाई फॉर इंडियंस। लेकिन भारतीयों के लिए उदारवादी राष्ट्रीयता के जो परिणाम थे, जो उनके रिजल्ट थे, वो संतोषजनक नहीं रहे, यानी कि उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे जो भी कुछ वहाँ पे हो रहा था। अब मैं ये जो भी बातें कर रही हूँ ना, कि जो भी कुछ वहाँ पे हो रहा था, इस वहाँ को नोटिफाई कर लेना। ये वहाँ आपको मिलेगा मॉडरेट, जब आप नेशनलिटी का जो लेक्चर है उसको अटेंड कर लोगे, तब आपको पता लगेगा कि ये वहाँ पे क्या हो रहा था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय का एक स्टेटमेंट है कि एज ए रिजल्ट of more than 20 years of effect to lord complain and get concessions, they got stones instead of bread. तो उन्होंने यहाँ पे बताया है, उनकी कुछ स्टेटमेंट है कि शिकायतें दूर करने और रियायतें प्राप्त करने के लिए 20 वर्षों के कम अधिक प्रयत्नों से, यानी कि थोड़े बहुत जो भी प्रयास किए उनके रिजल्ट क्या निकला, उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर ही प्राप्त हुए।
पत्थर ही उनको दिए गए। यानी कि यहाँ पे लाला लाजपत राय ने साफ साफ वर्डों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने इतनी मेहनत की, आपने इतनी रियायतें लगाई, 20 वर्षों तक आपने मॉडरेट नेशनलिटी को फॉलो करते हुए आपने जो भी काम किए, उनका रिजल्ट आपके सामने क्या आया है? आपको कोई अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक आपको नहीं मिला, नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। और फिर इनसाइड द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड विपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष ए मिलिटेंट ग्रुप वाज ए फॉर्म। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में कांग्रेस के अंदर ही एक उग्र दल का निर्माण हो गया। अब आपको माइंड में हमेशा रखना है, उग्र का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है। यहाँ पर उग्र का मतलब क्या है? उग्रवादी विचारधारा रखने वाले जो भी समर्थन थे, चाहे लाल बाल पाल की बात करें, अरविंदो घोष की बात करें, ठीक है, इनका मतलब ये है कि ऐसी विचारधारा रखते थे कि ये ब्रिटिश रूल्स में बिलीव नहीं करते थे। उनकी जो भी लीडरशिप थी, उनके जो भी काम थे, इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये अपना खुद का स्वराज चाहते थे, खुद की स्वतंत्रता चाहते थे, मूवमेंट क्रांतिकारी चाहते थे, यानी कि क्रांति हो और हमें अपना देश स्वतंत्र कराना है। इसके लिए हमें जो भी उनका विदेशी जो भी माल यहाँ पे आते हैं उसको बॉयकट करो, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं कि भाई जब मूवमेंट हुए थे तो कितनी ज़्यादा चीज़ें हमें बॉयकट की गई, उनकी जो भी ब्रिटिश शासन के समय पे वहाँ पे चल रही थी, बाहर से जो चीज़ें आती थी, चाहे वो अंग्रेजी शराब की बात करें, उनके अंग्रेजी स्कूलों की बात करें, सबको बॉयकट किया गया। तो ये है, यानी कि उनका एक तरीके से उनको बॉयकट करना, उनको रिप्लेस करना कि हम ये चीज़ें नहीं है, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी कल्चर को रेस्पेक्ट देना, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना, ये इसका मतलब है। आतंकवादी या टेररिस्ट इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पर उन्होंने हाथों में तलवारें उठा ली थी या बंदूकें उठा ली थी, नहीं, कभी भी इस चीज़ को इससे रिलेट मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं रीजंस फॉर द राइजेस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की। वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को ग्रोथ मिली? पहला पॉइंट है इन एडवोकेसी ऑफ रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1892, यानी कि 1892 के सुधार कानूनों की अपर्याप्तता। द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ द नेशनल कांग्रेस फॉर 7 years इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ऑफ 1892। तो संवैधानिक सुधारों की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम यह हुआ कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। लेकिन बट दिस एक्ट could not satisfy the National Congress or common Indians due to the shortcoming and inherent in itself। तो लेकिन वहाँ पर क्यों संतुष्ट नहीं थे? ये जो अधिनियम था वो स्वयं में निहित कमियों और त्रुटियों से भरा हुआ था, यानी कि बहुत सारी उसके अंदर कमियां थी। इसी की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसी की वजह से वहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं थे। द सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस इन द एक्ट वाज एक्ट इन द लॉट ऑफ रोटेशन। तो लगातार वहाँ पर जो चीज़ें देखी गई थी, मतलब उसमें जो भी चीज़ें थी ना घुमा फिरा कर लिखी गई थी या उसमें ऐड की गई थी, तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि क्लियर आउट स्पष्ट रूप से वहाँ पर क्लैरिफाई तरीके से वहाँ पर उनको समझाया जाए, कुछ भी नहीं था। उस भारतीय परिषद अधिनियम में बहुत कुछ घुमा फिरा कर चीज़ें लिखी गई थी। तो ये एक रीज़न बन सकता है, ठीक है, उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदय का। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे रिलीजियस रिवाइवल एंड कल्चर रेनेसा, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। ये कहीं हद तक मतलब इसका एक, अगर हम इसकी क्वांटिटी बताते हैं कि भाई ये एक ऐसा रीजंस है जो सही में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, एक तरीके से ट्रिगर का काम किया राइजेस करने में जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको। तो द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ इस मेंटल बैकग्राउंड। तो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे, यानी कि जो स्टार्टिंग के नेता थे ना, जिन्होंने 20 सालों तक मॉडरेट नेशनलिज्म को सपोर्ट किया, उनको फॉलो किया, तो वे वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के बड़े दीवाने थे। वो बहुत सपोर्ट करते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या सिविलाइजेशन है, क्या कल्चर है वहाँ का, क्या एजुकेशन है वहाँ की। और अपनी जो मानसिकता है उसकी पृष्ठभूमि के कारण ही ब्रिटिश शासन को वो भारत में हित मानते थे, भारत के हित में मानते थे कि क्या कल्चर है, क्या सिविलाइजेशन है, अगर ब्रिटिश यहाँ पे रहेंगे तो भारत को तो पता नहीं क्या बना देंगे, है ना। तो ऐसी मेंटल बैकग्राउंड था। ही कंसिडर ब्रिटिश रूल इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो भी करेंगे, जो भी रूल्स वो बनाएंगे, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, वो जो शासन था ब्रिटिश का, वो हमेशा भारत के हित में काम करेगा। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम एज a रिजल्ट ऑफ रिलीजन्स रिवाइवल एज ए क्लास वाज बोर्न इन द कांग्रेस इटसेल्फ। लेकिन कालांतर में धार्मिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में ही कुछ ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो कि which was a familiar with the pride of Indian religion, civilization and culture and whose beliefs
वाज द एंड ऑफ फॉरेन रूल, जिन्होंने भारतीय धर्म, सभ्यता, संस्कृति के गौरव से परिचित था, जो जानते थे कि भारतीय सिविलाइजेशन, जो इंडियन कल्चर है, वाकई में उसकी कोई उसका कोई कंपेयर ही नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करोगे, कहीं तक वो नहीं टिकती है। तो अपने आप में उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। वो इस चीज़ से परिचित थे, जिनका विश्वास विदेशी शासन के समाप्ति में था, कि वो चाहते थे कि यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर है जो सिविलाइजेशन को ख़त्म किया जाए। ये यहाँ पे एक तरीके से नहीं रहना चाहिए, ये हमारे खुद की सभ्यता को कमज़ोर करेगा, वो ही जानते थे। और लगातार वो अवेयरनेस फैला रहे थे इस चीज़ को लेकर के। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट है राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि गुरुवादी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में। ठीक, थर्ड पॉइंट है नेचुरल outbreaks. In the 25 years from the 1876 to 1900, there were 18 famines in the country, the most severe of which was a famine in the 1896 and 97. तो 1876 से 1900 तक के 25 वर्षों में 18 अकाल पड़े। सोचने वाली बात है, 25 वर्षों में 18 अकाल पड़ना, पूरी तरीके से वो आसपास का क्षेत्र जहाँ पर था वो पूरा का पूरा स्पॉइल होना, जिसमें सबसे अधिक जो भीषण अकाल जिसको माना जाता है वो 1896 से 97 का अकाल यानी कि 1896 से 97 तक, जिसका प्रभाव एंड विच अफेक्टेड 7 करोड़ पॉपुलेशन एंड 70,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जिसका प्रभाव 7 करोड़ जनसंख्या और 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पड़ा। अब ये जो 7 करोड़ वाली पॉपुलेशन वाली जो संख्या है, इज़ नॉट कंप्लीटेड कि वो 7 ही करोड़ होगी, इससे कम ज़्यादा ही हो सकती है। अप्रोक्सीमेटली में चीज़ें रखी जाती हैं। हो सकता है आपको किसी बुक में 8 करोड़ मिले, हो सकता है 7.5 करोड़ मिले। तो ये चीज़ें आपको क्लियर आउट रखनी है कि ये जो संख्या है, करोड़ों की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन में, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली रखी जाती है। The aid work done by the government in the terrible famine was inadequate and slow. The proof of how negligent the attitude of the government was, what did the people dead of hunger. तो वहाँ पे की चीज़ें कितनी ज़्यादा सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो इस भयानक अकाल में शासन द्वारा की जाने वाली जितनी भी सहायता थी वो बहुत ही अपर्याप्त थी, यानी कि धीमे धीमे काम करते। ब्रिटिश हैं, वो सिर्फ अपने हितों के लिए काम करेंगे, वो इंडियंस के लिए क्यों काम करेंगे? वो भूखे मर रहे हैं तो मरे। लेकिन ब्रिटिश रूल क्या कर रहा था उस समय पे? वो अपने जो भी विक्टोरिया थे उनकी जयंती में अपना शानदार अपना जो भी उनका फंक्शन था वो उनमें बिजी थे। उनकी तरफ से पूरे भारत में 18 क्या 20 अकाल पड़ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात का। तो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक ऐसे प्रकोप थे, लोगों ने अपनी आंखों से चीज़ें देखी, सिचुएशन देखी कि जिन चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही मतलब बिलीव था उन्हें उन्हें ब्रिटिश रूल्स की न्यायप्रियता में बड़ा विश्वास था। उनका विश्वास वहीं पे टूटा और उन्होंने मॉडरेट जो नेशनलिटी है उसको रिप्लेस करके एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं अगर क्रांति होगी, कहीं ना कहीं अगर आंदोलन होगा तो हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि आर्थिक असंतोष। एंटी इंडिया इकोनॉमी पॉलिसी वाज बीइंग अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट कंटिन्यूसली। तो सरकार द्वारा निरंतर भारत विरोधी आर्थिक नीतियाँ अपनाई जा रही थी, ठीक है। वो तो चाहते ही नहीं थे कि भारत के हित में कुछ काम करे, लेकिन कुछ लोग बैठे हुए थे उनके सपोर्ट में। तो शासन के द्वारा 1894 की 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया। क्या? द इम्पोर्ट टैक्स ऑन फॉरेन गुड वॉज ए अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1894। पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जो आयात करता, ठीक है। अब कोई चीज़ बाहर से आ रही है, जब उस पर टैक्स लगता है तभी तो उस देश की रेवेन्यू जनरेट होती है, वो बढ़ती है। लेकिन वहाँ पे बाहर से आई हुई जो भी वस्तु थी उस पर तो कोई टैक्स ही नहीं था। और इसमें क्या हुआ कि दिस मेड ए डोमेस्टिक गुड एक्सपेंसिव एंड फॉरेन गुड स्टार्टेड सेलिंग द चीप प्राइसेस। तो यहाँ पर क्या किया कि इसमें देसी सामान तो महंगा हो गया और जो विदेशी सामान था वो सस्ते दामों पर वहाँ पर बिकने लगा, ठीक है। ड्यू टू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। सरकार की इस नीति के कारण ही स्वदेशी आंदोलन उठ खड़ा हुआ, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिली इस वजह से। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट है। अब तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट हुई हैं, तो आगे हम चलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है अब तक की क्लास में, तो भाई खुल के नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए फटाफट से अपना क्वेश्चंस भेजो, जवाब हम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अब्यूज्ड ऑफ इंडियन अब्रॉड, विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि इंसानों को ना तभी सिचुएशंस पता लगती है जब वो खुद से फेस करते हैं। आप घर में बैठे हुए दूसरों को एडवाइस दे सकते हो कि बाहर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। जब तक आप खुद से वो चीज़ें फेस नहीं करोगे तब तक आप भी नहीं जान पाओगे कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है।
तो ये पॉइंट उसी तरह की उस तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, कि विदेशों में भारतीयों के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ तब जाकर के उनकी जो बिलीव थी ना वो टूटा कि भाई जो ब्रिटिश शासन है वो वाकई में न्यायपीड़िता के लायक नहीं है, वो वाकई में क्या है, मतलब हमारे इंडिया में तो रहने लायक ही नहीं है, इसके खिलाफ तो मूवमेंट करना चाहिए। तब लोगों का वो विश्वास टूटा। तो अनदर causes of disconnect by the mistreatment of Indians in the British colonies, especially Natal and South Africa। तो जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, विशेषकर अगर नटाल और दक्षिण अफ्रीका में बात करें, तो भारतीयों के साथ किए जाने वाला व्यवहार असंतोष का एक अन्य कारण था, है ना। आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार होगा तभी तो आप चीज़ें समझ पाओगे कि हाँ सामने वाला सच में ये ठीक नहीं है। दे वर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द ट्रेल्स। तो वहाँ पर जो इंडियंस थे उनको पगडंडी पर भी चलने की आज्ञा नहीं थी उस समय पे, ठीक है। दे कुड नॉट लीव द हाउस आफ्टर 9 o'clock इन द नाइट। यहाँ तक कि रात में 9 बजे के बाद भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। कितनी ज़्यादा बाउंडेशन थी। अगर आप विदेशों में रह रहे हो, स्पेशली नटाल साउथ अफ्रीका की बात करें जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी थी, वहाँ पर रात को आप 9 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे, आप पगडंडियों पे भी नहीं चल सकते थे, ठीक है। Asiatic Registration Act was enacted in the Transvaal, according to which Indians were required to register themselves by the giving the fingerprints like a people of criminal caste। तो 1907 में ये बना था, ट्रांसवाल में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना, जिसके अकॉर्डिंग क्या किया कि भारतीयों को, इंडियंस जो थे उनको अपराधी जाति के लोगों की तरह अंगुलियों की जो छाप है देकर, इनकी फिंगरप्रिंट देकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था कि हम इंडियंस हैं। यानी कि अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको क्या करना पड़ता था, जो एक तरीके से भारतीयों को अपराधी जाति के लोगों की साथ में इंक्लूड करती थी, जोड़ती थी। यानी कि जो व्यवहार उनके साथ में होता था वहाँ पर ये जो एक्टिविटी है वो क्रिमिनल लोगों के साथ करते थे, जो उन्होंने भारतीयों के साथ किया, कि फिंगरप्रिंट्स लेते थे उनसे, उनके हाथों से कराते, भाई आप इंडियंस हो तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट दो। तो ये जो भी एक्टिविटी थी वो क्रिमिनल कास्ट के लिए की जाती थी, लेकिन वहाँ पे इंडियंस के साथ ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो अगर आपके साथ में बेवजह ही आपके साथ में ऐसा व्यवहार होने लगे जैसे कि किसी क्रिमिनल के साथ होता है, तो आपको बुरा लगेगा। तो उस समय पे उन लोगों को बुरा लगा, भारतीयों को बुरा लगा, तब जाकर के उन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट किया, तब जाकर के उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिटी को सपोर्ट किया। अदरवाइज वे भी गुनगान ही कर रहे थे, वाह ब्रिटिश रूल क्या बढ़िया है, कितना बढ़िया बना रखा है ये, है ना। जब चीज़ें फेस की जाती हैं तभी जाकर के पता लगता है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है लीडरशिप ऑफ बाल लाल पाल। अब चलिए अभी थोड़ी देर पहले हम इनकी फुल फॉर्म की बात करते हैं, नीचे इनकी फुल फॉर्म के साथ नाम बताइए लाल बाल पाल के। चलिए मान जाएंगे कि आपका माइंड, आपका जो दिमाग है वो सही में कंसंट्रेट है, वो इसी समय यहीं पर है। होता है ना, वीडियो चला देते, लेक्चर चल रहा है, बातें कहीं और हो रही है, दिखाई कहीं और दे रहे हैं, चल रहा है जी, बाद में देख लेंगे क्या दिक्कत है, फ्री है, कोई कॉस्ट हो रहा है ना जा रही है इसकी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना लाल बाल पाल की फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए, द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ये मैंने क्या क्वेश्चन पूछ दिया रे इसके तो पॉइंट में ही जवाब है। चलिए कुछ नहीं, फटाफट से, पर फिर भी लिख देना भैया, लिखने से याद हो जाता है। वेरी शॉर्ट में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, हाईलाइट कर लेना इसको। द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड विपिन चंद्र पाल वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन द राइजेस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। तो उग्र राष्ट्रता के उदय में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल का जो नेतृत्व है, जो उनकी लीडरशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी गई है उसको बढ़ाने में। ऑल थ्री वर्स अनवेवरिंग पैट्रियट एंड स्टंच एनिमीज ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जो तीनों थे वो बहुत ही अटूट देशभक्त थे, यानी कि इनकी देशभक्ति में इनके कूट कूट कर भरा हुआ था, और ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु भी थे। और यहाँ पर हम तिलक की बात करें, तिलक का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, शायद आपने बचपन से लेकर आज तक ये स्टेटमेंट सुना होगा, और ये चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी, ये चीज़ें आपने बताई भी होंगी। फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, आवर एम्स इन सेल्फ कॉन्फिडेंस नॉट बिग नेम। तो तिलक के यहाँ पे स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं। तो यहाँ पर अगर हम मॉडरेट नेशनलिटी की बात करें, तो वो तो इस तरीके से लेना चाहते कि जैसे उन्हें ऐसे ही मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनको टॉन्ट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट यूज़ करते थे कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता प्राप्त करना, और हम इसे लेकर रहेंगे, कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन सके, और ये ब्रिटिश क्या है हमारे सामने। और ये अगर चाहते हैं कि हम ऐसे ही इन्हें, ये हमें हमारी इंडिपेंडेंसी दे देंगे, तो हम ऐसे नहीं लेंगे,
हम क्रांति करेंगे, हम मूवमेंट करेंगे। तो कहीं न कहीं ये भी पॉइंट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिटी को बढ़ावा देता है, उनको राइज़ करता है और मॉडरेट जो नेशनलिटी है उसको रिप्लेस करता है। तो ये सारे पॉइंट आई होप सो आपको क्लियर आउट होंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर्स पसंद आएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इस यूनिवर्सिटी कॉलेज से ये भी बताना है। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने क्लियर आउट की और अब तीसरा जो पीरियड है वो हम यानी कि तीसरा जो काल है जो 1920 से 1947 के बीच में, जिसे हम गांधीयन एरा बोलते हैं, ठीक है, उसमें पूरे मूवमेंट में डिस्कस किया जाता है। वो काफ़ी लॉन्ग है और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि क्यों उसमें एक तरीके से जगह मिली और क्यों फिर एक्सट्रीमिस्ट को रिप्लेस किया गया। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इसको भी रिप्लेस किया गया था, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आई होप से लेक्चर को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।